Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 6th Science. Today we are going to study chapter 5, that is separation of substances. So इस chapter में हमें क्या पढ़ना है, जो different substances present होते हैं हमारे surrounding में, उसको हम कैसे separate करते हैं. So यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे और कि separation की methods क्या हैं and separation की need क्या है. तो chapter को start करते हैं. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. So हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों के सामने आते हैं ना कि जहाँ पर हमें कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. So जैसे टी अगर प्रिपेयर करते हैं so टी लीव्स होती है ना जो उसको सेपरेट करना पड़ता है टी से, बिकॉज अगर टी लीव्स के साथ तो आप टी को कंज्यूम नहीं करते ना, चाय ऐसे तो नहीं पीते, उसमें से टी लीव्स को रिमूव करते हैं. सो एक तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सेपरेशन का नीड क्यों है हमें. अब आगे भी देखते हैं. Grain is separated from stalks while harvesting. So क्या था, प्लांट्स जो होते हैं जैसे वीट या राइस ग्रेन्स हैं तो ये पूरे प्लांट होते हैं, जब ड्राई हो जाते हैं तो इसकी स्टॉक्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है एंड ग्रेन को सेपरेट करके हम यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर भी सेपरेशन की रिक्वायरमेंट है. मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर. एंड मिल्क और कर्ड से जो बटर बनता है उसमें भी क्या है, जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है ना उसको रिमूव करना पड़ता है. क्या बन जाता है वो, बटर मिल्क, एंड उससे हमें क्या मिल जाता है फिर, बटर. As we learned in chapter 3, we gain cotton to separate its seed from the fiber. एंड हमने एक और चीज़ पढ़ी थी ना चैप्टर 3 में, गिनिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, कॉटन का जो फ्रूट है उसे उसके सीड से रिमूव करते हैं. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग. एंड यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सीड्स एंड फ्रूट्स का सेपरेशन हो रहा है. तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे अपने सराउंडिंग में जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करते हैं. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. सो कई बार आपने क्या किया होगा, सॉल्टेड दलिया और पोहा जो होता है कई बार एक्स्ट्रा भी डल जाता है ना उसमें सॉल्ट, या फिर सॉल्टेड दलिया पोहा खाया है आपने. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू may have carefully taken them out before eating. So क्या होता है ना, अब सॉल्टेड दलिया या पोहा में जो चिलीज होती हैं उसके पीसेस अगर आपको मिलते हैं तो आप क्या करते हो, उनको कई बार रिमूव करते हो ना, ऐसे पिक करते हो एक एक एंड साइड में रख देते हो. इवन कई बार अगर आपका फेवरेट वेजिटेबल नहीं होता है, ग्रीन वेजिटेबल, तो उसको भी आप रिमूव करते हो फ्राइड राइस में से. सो ये भी क्या है, एक तरीके से सेपरेशन ही है. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them, what would you do? So अगर आपको एक बास्केट में क्या दिया जाए, मैंगोज एंड गुआवास रख के दे दिए जाए एंड बोले कि इनको सेपरेट करना है, सो आप क्या करोगे, मैंगोज एंड गुआवास को आप आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हो ना, फिर सेपरेट कैसे करोगे. सो कैसे होगा, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर. ऐसे ही करोगे ना आप लोग भी कि अगर मैंगोज एंड गुआवास को सेपरेट करना है तो उसमें बास्केट में से सारे मैंगोज को उठाकर दूसरे बास्केट में रख दोगे तो सेपरेट हो जाएंगे. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than मैंगो और गुआवा. सो गुआवा एंड मैंगो तो क्या है, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, हम इजीली पिक कर सकते हैं. बट इन केस अगर कोई और छोटे साइज़ की ऑब्जेक्ट है जिसे आप पिक नहीं कर सकते, उसे कैसे सेपरेट करेंगे. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. So एक ग्लास में आपको क्या दे दिया जाए, सॉल्ट एंड सैंड दोनों मिक्स करके दे दिया. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. So ये तो अगर हम इमेजिन भी करें ना तो हमें इम्पॉसिबल लगता है कि सॉल्ट और सैंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं. सॉल्ट भी जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में, सैंड भी वैसे ही पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ कलर चेंज ही तो है. बट आप ऐसे सैंड के पार्टिकल्स को अपने फिंगर से उठा भी सकते हो क्या, नहीं, बहुत स्मॉल साइज होता है. तो ये तो इमेजिन करने में इम्पॉसिबल लग रहा है, कैसे होगा ये. यहाँ पर फिर पहेली के माइंड में एक क्वेरी है, बट
Why would we need to separate substances like this at all? Is what पहेली wants to know. So सिर्फ पहेली का एक ही क्वेश्चन था कि हमें क्यों करना है सेपरेट चीज़ों को. अब अगर सेपरेट करना है तो ऐसा होगा ना, पहले मिक्स भी तो करना पड़ेगा. सो हम मिक्स ही नहीं करेंगे तो फिर सेपरेट कैसे करना पड़ेगा. बट कई बार क्या होता है ना कि नेचुरली ही काफ़ी सारी सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स हो जाते हैं या फिर बाय मिस्टेक मिक्स हो गए, तो सेपरेट तो करना पड़ेगा. अब अगर बहुत सारा सैंड में सॉल्ट जो है वो मिक्स हो गया तो वो सॉल्ट तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या है, हमें सेपरेट करना पड़ेगा. अब आप जो वेजिटेबल्स नहीं अच्छे लगते वो ऐसा तो नहीं है ना कि खा लेते हो, उसको सेपरेट तो करते हो ना, ऐसे एक एक पिक करके पीसेस को. तो वैसे ही सेपरेशन जो है इम्पॉर्टेंट है. अगर ये सेपरेशन की कोई मेथड नहीं रहेगी तो बटर चीज़ कैसे मिलेगा. सो बटर चीज़ के लिए भी क्या है, मिल्क को सेपरेट करना पड़ता है. तो सेपरेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं आगे वाले टॉपिक्स में कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू सेपरेशन हो सकता है. एंड ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है ना, सॉल्ट एंड सैंड को कैसे सेपरेट करते हैं, ये बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको आएगा. एक्टिविटी 1 में देखते हैं. इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन. सो 5.1 की जो टेबल है ना, उसमें कुछ सेपरेशन की मेथड्स या प्रोसेस दी हुई हैं. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. And column 2 और 3 में क्या दिया है कि कैसे उसमें सेपरेशन हो रहा है एंड क्या पर्पस है सेपरेट करने का. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. But column 3 में क्या है ना, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको जम्बल कर दिया. दैट मीन्स कि थोड़ा सा मिसप्लेस कर दिया है. कैन यू मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड. सो आप यहाँ पर क्या उसको मैच कर सकते हो कि जो जहाँ पर मिसप्लेस कर दिया है उसे क्या करना है, हमें प्लेस करना है एक प्रॉपर प्लेस पे उसके. तो देखते हैं हम टेबल 5.1. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. तो हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर है. व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स एंड पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन. तो हम क्यों कर रहे हैं सेपरेशन, वो पर्पस यहाँ दिया हुआ है. अब फर्स्ट सेपरेशन प्रोसेस क्या दी है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. तो हम राइस से स्टोन्स को क्यों रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज टू रिमूव impurities और harmful components. तो harmful components stone क्या है, harmful हो सकता है एंड impurity भी है, तो इसीलिए इसको remove कर रहे हैं. तो यहाँ हम क्या करते हैं, we throw away the impurity. जो impurity है वो हम क्या करते हैं, remove कर देते हैं. Then turning milk to obtain butter. So milk से जो butter obtain किया जाता है उसमें क्या है, तो यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर दोनों ही जो कंपोनेंट्स होंगे ना सेपरेशन के बाद, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बटर एंड बटर मिल्क दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट है. तो ये सेकंड का मैच कहाँ पर होगा, ए. अब ये जो मैचिंग है ये कहाँ पर जाएगी, अब क्या करते हैं हम दोनों ही कंपोनेंट्स को यूज कर लेते हैं, तो ये मैच करेगा यहाँ पर. वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. आप ये मार्किंग भी करते जाओ कि यहाँ पर सेकंड जो है ए एंड 3 से मैच कर रहा है एंड फर्स्ट किससे मैच किया था, सी एंड 2. देन थर्ड है सेपरेट टी लीव्स. सो हम टी लीव्स को सेपरेट क्यों करते हैं, सो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. सो टी लीव्स जो है वो क्या है, नॉन यूजफुल है एंड टी जो बनने के बाद क्या है, यूजफुल है. तो हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. एंड यहाँ पर क्या मैच कर जाएगा, ये वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. सो जो टी लीव्स हैं उसे हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. देन इस टेबल से आपको समझ आया होगा कि सेपरेशन प्रोसेस जनरल क्या क्या है एंड उसका यूज क्यों है. जैसे राइस में स्टोन मिक्स है अगर, तो वो स्टोन कुक राइस कुक होने के बाद भी हार्ड रहेंगे एंड अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा. टी लीव्स हैं तो टी लीव्स हेल्दी तो है नहीं कोई कि अगर आप टी लीव्स को कंज्यूम कर लो, तो दैट इज वाई वो भी क्या है, एक तरीके से इम्प्योरिटी है, तो उसको हमें रिमूव करना होता है. एंड बटर मिल्क जो है वो भी क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. अगर हम मिल्क में से सेपरेट नहीं करेंगे तो हमें ये इतनी टेस्टी चीज़ें नहीं मिलेंगी. दैट इज़ वाई जो सेपरेशन की प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है. अब आगे देखते हैं.
we see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. So, हम किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से पहले क्या देखते हैं कि उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस तो मिक्स नहीं है या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस तो मिक्स नहीं है. कई बार कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो हार्मफुल तो नहीं है बट स्टिल यूजफुल नहीं है. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. But कई बार क्या भी होता है ना कि दो सब्सटेंस हैं जो वो दोनों ही यूजफुल हैं बट दोनों को क्या करना है, इंडिविजुअली यूज करना है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बटर. सो बटर भी यूज करना है बिकॉज आप कितनी सारी चीज़ें बनाते हो, किचन में देखा होगा आपने कि बिना बटर के वो पॉसिबल ही नहीं है. एंड बटर मिल्क से भी क्या है, टेस्टी होता है. दैट इज वाई उसको सेपरेट करना पड़ता है. तो मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट यूजफुल हैं, स्टिल उनको इंडिविजुअली अलग अलग यूज करना है. दैट इज वाई हम सेपरेट करते हैं. द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल. तो जो हम सब्सटेंस सेपरेट कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो सकता है कि जो दो सब्सटेंस है ना उनके पार्टिकल्स में साइज का डिफरेंस हो सकता है या फिर वो दोनों ही अलग अलग मटेरियल्स के बने हो सकते हैं. These may be in any three states of matter, that is solid, liquid और gas. and उसका जो matter का state है वो कुछ भी हो सकता है, solid हो सकता है, either liquid हो सकता है या फिर gas हो सकता है. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? So अब इतनी सारी properties हैं तो हम कैसे separate करते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है क्या, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. तो यहाँ हम देखते हैं कि हम इतने वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज होने के बाद भी कैसे मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर. सो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कुछ सिंपल सी जो मेथड्स यूज होती हैं किसके लिए, सेपरेशन के लिए. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. and क्या है ना, आप काफ़ी सारी चीज़ों के सामने देखते होगे ना अपनी डेली लाइफ में जहाँ पर सेपरेशन हो रहा होता है या फिर जो सेपरेशन हो रहा है इवन किचन में देखो आप, गार्डन में देखो एंड कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर आपके आसपास में फील्ड्स हैं तो वहाँ पर देखो आप काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स देखते हो जिसके थ्रू सेपरेशन हो रहा है. बट हम उसको रिकॉल करेंगे यहाँ पे एक तरीके से क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है बट हमने वो पढ़ा नहीं था पहले. दैट इज़ आपको उसका नेम नहीं पता था. तो यहाँ पर आपको वो मेथड्स के नेम भी पता चलते जाएंगे. तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, हैंड पिकिंग. अब हैंड पिकिंग के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है आप लोगों का जो ग्रीन वेजिटेबल्स पिक करते होगे ना, तो वो क्या है, हैंड पिकिंग है. देखते हैं हम एक्टिविटी 2 से इसको. Bring a packet of food grains purchased from a shop to the classroom. So क्या करना है, एक फूड पैकेट का, ग्रेन का जो फूड पैकेट है उसको क्लासरूम में लेके जाओगे या फिर आपके घर पे ले लेना, ठीक है. Now spread the grains on a sheet of paper. अब उसके बाद क्या करो, एक पेपर शीट पर या फिर एक प्लेट पर जो ग्रेन्स हैं उसको रखो. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? So आपको क्या एक ही टाइप के ग्रेन्स दिख रहे हैं. तो ऑब्वियसली इसका क्या है, सिंपल सा आंसर, अगर आप एक ही टाइप के ग्रेन लाओगे तो एक ही टाइप के दिखेंगे. अगर आप मिक्सचर लाओगे या फिर इम्प्योरिटी वाला लाओगे तो उसमें ग्रेन्स के साथ और कुछ भी दिख सकता है. आर दीज पीसेज ऑफ स्टोन, are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grains in it? So अगर आप अच्छा क्वालिटी का लाओगे तो उसमें क्या होगा, जनरली इम्प्योरिटीज नहीं मिलेंगी, स्टोन्स या फिर हस्क जो है वो नहीं मिलेगा. बट अब अगर आप ऐसे डायरेक्टली फील्ड से एक पैकेट में रख के ले आओगे तो वहाँ पर क्या होगा, उस ग्रेन के पैकेट में आपको इम्प्योरिटीज भी मिलेंगी या फिर हस्क जो है, स्टोन से, ये सब मिलेगा. नाउ remove with your hands the pieces of stone, husk and other grains from it. So in case अगर आपको उसमें अलग अलग टाइप के ग्रेन्स दिख रहे हैं या फिर इम्प्योरिटीज दिख रही हैं तो उसको क्या करना है, 1 by 1 पिक करके रिमूव करना है, साइड में रखना है. This method of hand picking can be used for separating slightly large sized impurities like pieces of dirt, stones and husk from wheat, rice और pulses. तो ये हैंड पिकिंग की मेथड कहाँ पर यूज होती है,
इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना एंड कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो जनरली थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, जिनको हैंड से इजीली पिक किया जा सकता है। एंड किस में से रिमूव करते हैं? ग्रेन्स में से। व्हीट है, राइस है या फिर पल्सेस है। एंड इसका एक और एग्जाम्पल क्या है? आप लोग, क्योंकि आप लोग भी हैंड पिकिंग करते होगे ना अपने डिनर लंच की प्लेट से या लंच बॉक्स से। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगे तो फिर उसको ऐसे हैंड पिक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। In such situations, we find that handpicking is a convenient method of separating substance. इसमें क्या है ना, बहुत कन्वीनियंट मेथड है, बिकॉज अगर थोड़ी बहुत सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, स्टोन्स वगैरह, तो उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है बहुत सिंपली, ठीक है ना। तो ये एक कन्वीनियंट मेथड है ग्रेन्स में से इम्प्योरिटीज जैसे कि स्टोन या फिर हस्क को रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी मेथड है, थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग में क्या है? You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop. आपने ये जो पैडी फील्ड्स होते हैं वो कभी अगर देखे हो एंड उसमें हार्वेस्टिंग के बाद देखा होगा कि जो पैडी के बंडल्स होते हैं ना स्टॉक्स के, वो रखे हुए होते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। सो क्या किया जाता है, वो स्टॉक्स जो होते हैं ना उनको ड्राई किया जाता है सन में। पैडी तो जनरली जहाँ पर ग्रो होता है तो उसमें फील्ड में पूरे में वाटर फिल होता है, एंड जब वो एक सफिशिएंट हाइट तक प्रॉपर उसका प्लांट ग्रो कर जाता है ना, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रिमूव करके सॉइल से ड्राई होने के लिए रख देते हैं सन में। ईच स्टॉक हैज ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। तो हर एक स्टॉक में क्या है, बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं उसके सीड्स होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। सो ये देखो कि एक ही स्टॉक में कितने सारे ग्रेन्स हैं, एंड वहाँ तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं फील्ड्स में, तो उसमें कितने थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ग्रेन्स होंगे। हाउ does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? तो फिर वो ये grain seeds को कैसे रिमूव करेगा या कैसे सेपरेट करेगा? अगर आप यहाँ पर सोचो कि हैंड पिकिंग की जो मेथड है वो यहाँ पर यूज़ किए जा सकती है क्या, तो हैंड पिकिंग से अगर एक एक ग्रेन को आप सेपरेट करोगे, एक ही स्टॉक में कई बार 50 to 100 ग्रेन्स अगर हैं, तो इतने सारे ग्रेन एक स्टॉक में, और क्या है एक पूरी फील्ड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें इतने सारे ग्रेन्स को हैंड पिक से सेपरेट करना पॉसिबल है क्या? ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है हैंड पिकिंग का यूज़ नहीं करते। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas. And एक और रीज़न क्या है कि उसको ऐसे जैसे मैंगो और गुआवा को हम पेड़ से नहीं तोड़ लेते, ट्रीज से कैसे भी तोड़ लेते हैं, तो वैसे ही ग्रेन्स को क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ग्रेन्स का साइज बहुत छोटा है। So plucking them from their stalks would be impossible. इसीलिए क्या होगा, उनको प्लग करना, उसको तोड़ना बहुत इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स? तो ग्रेन सीड्स को आप सेपरेट कैसे करते हैं? हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, उसको प्लग नहीं कर सकते, तो कैसे सेपरेट करते हैं? तो यहाँ है द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। सो एक थ्रेशिंग की जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है। तो थ्रेशिंग की प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो गई? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इसमें क्या किया जाता है, जो स्टॉक्स होती है ना उसको बीट किया जाता है, जिससे वो ड्राई तो हो गया स्टॉक, तो वो क्या होता है ग्रेन सीड्स को रिमूव कर देता है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो थ्रेशिंग के लिए कई बार बुलक्स जो होते हैं ना, बुल है एंड बुलक कार्ट लगे होते हैं, उसको भी यूज करते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। एंड अभी बुलक्स क्या है, थोड़ा स्लो है,
और इसीलिए मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है जो कि फास्टली इस ग्रेन को सेपरेट कर देता है एंड इन लार्ज क्वांटिटी। तो ऐसे मशीन्स जो कि क्या करते हैं, थ्रेशिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, बीट करने के लिए, एंड बीट करने के बाद क्या, राइस को उसमें से ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए उस मशीन को बोलते हैं थ्रेशर। यहाँ पर हैंड से थ्रेशिंग जो है ना, ये जैसे बीट कर रहे हैं वो यहाँ पर फिगर 5.4 में गिवन है। फाइन, तो हमने सेकेंड मेथड कौन सी पढ़ ली, थ्रेशिंग, जिसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करते हैं, उसके लिए स्टॉक्स को बीट किया जाता है एंड देन ग्रेन सीड को सेपरेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है क्या, विनोइंग। विनोइंग में क्या है, एक्टिविटी 3 में हम पढ़ते हैं, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीफ। तो क्या करना है, एक मिक्सचर बनाना है जिसमें कि ड्राई सैंड रखेंगे, सॉडस्ट होगी एंड पाउडर्ड ड्राई लीव्स होंगी। देन उसके बाद क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। उसके बाद इस मिक्सचर को एक प्लेट या न्यूज़पेपर पे रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, एंड उसके बाद उस मिक्सचर को केयरफुली देखो, उसमें क्या क्या है, ड्राई लीव्स है, सैंड है एंड सॉडस्ट है। सॉडस्ट क्या होती है, जो वुडन कटिंग के बाद जो पाउडरी पार्टिकल्स मिलते हैं ना, वो क्या होते हैं, सॉडस्ट। कैन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। सो इसमें से क्या 2 अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट किया जा सकता है क्या। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 कंपोनेंट सिमिलर, या फिर जो 2 पार्टिकल्स हैं जैसे सॉडस्ट है, सैंड है, उनके पार्टिकल साइज सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट बाय हैंड पिकिंग। सो ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं इस मिक्सचर में, इनको हैंड पिकिंग से सेपरेट करना पॉसिबल है क्या। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर है इस पैराग्राफ में। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। इसके लिए क्या करना है, एक ओपन ग्राउंड में थोड़ी सी रेस्ड ऊपर को प्लेटफॉर्म पे इस मिक्सचर को रखना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, एंड उसके बाद मिक्सचर को क्या करो, या तो एक प्लेट में या फिर एक पेपर की शीट पे रखो। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। तो क्या करना है, पेपर शीट जिसमें कि मिक्सचर रखा हुआ है ना, तो उसको पकड़ना है एट योर शोल्डर हाइट। सो उसको कैसे पकड़ना है, जिस पेपर में रखा हुआ है ना, तो वो आपके शोल्डर्स की हाइट तक आए। टिल्ट इट स्लाइटली, एंड उसको फिर स्लाइटली टिल्ट करना है सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। जिससे क्या होगा ना, मिक्सचर स्लोली नीचे आएगा। व्हाट हैपन्स, इससे क्या होगा कि आपने क्या किया, जो प्लेट में मिक्सचर को रखा एंड अपने शोल्डर की हाइट पे रख के उसको स्लाइटली टिल्ट कर रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हो, इससे क्या होगा, जो मिक्सचर है वो नीचे आएगा। अब नीचे आ तो रहा है, बट उस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, सैंड, सॉडस्ट एंड ड्राई लीव्स। तो सारी चीजें एक ही प्लेस पर गिरेंगी, तो वो हम आगे देखते हैं। डू बोथ द कॉम्पोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, वो एक ही प्लेस पे गिरेंगे क्या। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। सो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसमें ये आंसर आपको फाइंड आउट करने रहेंगे कि दोनों चीज़ें सेम प्लेस पे गिर रही हैं, कोई चीज़ ब्लो अवे हो रही है क्या। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट्स। सो विंड की हेल्प से ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सेपरेट हो पाए क्या। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग 2 components of a mixture is called winnowing। So ये जो मेथड है ना, जहाँ पर विंड की हेल्प से, ये जो विनोइंग वर्ड है ये कैसे हम मैच कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, विंड की हेल्प से सेपरेशन होता है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। तो इसमें क्या किया जाता है, 2 कंपोनेंट्स इनमें वेट डिफरेंस हो, तो वेट डिफरेंस होने की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स है ना, वो एयर के साथ थोड़ा ब्लो होके दूर डिस्टेंस पे कहीं गिरते हैं, एंड जो हैवियर कंपोनेंट है वो वहीं पर गिरता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो लिया था सैंड एंड सॉडस्ट, जो सॉडस्ट क्या है, लाइटर पार्टिकल है, तो वो क्या हो जाती है, एयर के साथ ब्लो हो जाती है, एंड सैंड जो है वो एक प्लेस पे कलेक्ट होती जाएगी। तो ये विनोइंग की मेथड हो गई, जो किस पे डिपेंड है, ऑन द वेट ऑफ द कंपोनेंट।
एंड उसके पहले क्या था, हमने क्या देखा, हैंड पिकिंग किस पे डिपेंडेंट थे, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। थ्रेशिंग में क्या था, नंबर ऑफ ग्रेन्स बहुत ज़्यादा थे, दैट इज वाई हमने थ्रेशिंग मेथड यूज़ किया। एंड उसके बाद आ गई क्या, विनोइंग। एंड विनोइंग में हमने क्या किया, जो वेट ऑफ द पार्टिकल्स हैं उसके बेसिस पर सेपरेशन किया बाय द हेल्प ऑफ एयर और विंड। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। तो यहाँ पर एक चीज और देखो कि सीड्स जो थे ना किसके, राइस के, पैडी फील्ड्स में से जो स्टॉक्स ड्राई हो गए उसके बाद उसमें थ्रेशर में से उसको बीट तो कर दिया, बट सेपरेट करने के लिए क्या है, विनोइंग मेथड यूज की जा सकती है ना, क्योंकि जो सेपरेट में ग्रेन सीड्स निकलेंगे और क्या रहेगा, ड्राइड स्टॉक रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, हस्क। तो हस्क को रिमूव करने के लिए विनोइंग मेथड यूज कर सकते हैं। राइस पार्टिकल्स बीइंग हेवियर वो एक प्लेस पे कलेक्ट हो जाएंगे एंड हस्क पार्टिकल्स जो लाइटर है वो एयर के साथ ब्लो हो जाएंगे। The husk particles are carried away by the wind। तो क्या है, husk particle wind के साथ थोड़ा दूर चले जाते हैं। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing। and जो seeds of grains है वो क्या है, heavier है, that is why जहाँ पर प्लेटफॉर्म होता है ना वहीं पर कलेक्ट होते जाते हैं, एंड कलेक्ट होके क्या है, हीप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। The separated husk is used for many purpose such as fodder for cattle। एंड ये जो हस्क सेपरेट होता है ना, ये भी सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये क्या है, यूजफुल है। ये क्यों, कहाँ यूज होता है, कैटल्स जो होते हैं ना उनका फूड है ये, एज फॉडर यूज होता है। अब क्या आ गई, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नेक्स्ट जो मेथड है, सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। सो जो आटा होता है ना उससे कई बार हमें कुछ डिश बनानी होती है। सो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। सो क्या करना पड़ता है, फिर उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं या फिर ब्रैन होता है ना राइस में, उसको रिमूव करना पड़ता है। व्हाट डू वी डू, इसके लिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर आप बताओ, हैंड पिकिंग यूज़ की जा सकती है क्या, या फिर विनोइंग यूज़ किया जा सकता है, नहीं। तो यहाँ पर कौन सी मेथड यूज होती है, वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। सो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सीव यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखी हो ना तो ये देखो 5.6 फिगर में ये सीव है ग्रीन कलर का, इसमें यहाँ पर जो बीच में नेट होती है ना उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिससे कि फ्लोर या फिर और कुछ पाउडर्ड फॉर्म में अगर कुछ है तो वो पास हो जाता है, एंड ऊपर क्या है, इम्प्योरिटीज बचती हैं। जो हम सीव का यूज करते हैं कब, जब हमें फ्लोर में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remain on the sieve। तो सीविंग करने से क्या होता है, जो फ्लोर पार्टिकल्स है ना वो उसमें से पास हो जाते हैं, होल्स जो रहते हैं सीव के, एंड इम्प्योरिटीज जो है थोड़े से बड़े साइज की अगर वो रहती हैं तो वो ऊपर ही सेपरेट हो जाती हैं। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। तो व्हीट को ग्राइंड करने से पहले भी जो फ्लोर मिल्स है ना उसमें से इम्प्योरिटीज को उन्हें रिमूव करना पड़ता है। अब इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकते हैं, हस्क हो सकता है, कई बार सेपरेशन के टाइम पे हस्क प्रॉपरली नहीं रिमूव हुआ तो वो थोड़ा बहुत आ जाता है। स्टोन्स आ सकते हैं तो ये रिमूव करना पड़ता है। Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalks, and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing। सो थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बाद भी अगर कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं ना इम्प्योरिटीज़ के, वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, सीविंग की हेल्प से। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्लैंटिंग पोजीशन में सीव रखी होती है, जैसे ये 5.7 में दिया हुआ है ना, इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये स्लैंटिंग सीव होती है, इसमें यहाँ पर जो है बैग फुल ऑफ व्हीट या फिर कोई दूसरा ग्रेन जिसका पाउडर बनाना है, फ्लोर बनाना है, वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो इम्प्योरिटीज यहाँ पर ही रह जाती हैं एंड व्हीट पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर सेपरेशन क्यों और इम्पॉर्टेंट है और क्यों
नीडी है, बिकॉज कई बार क्या होती है ना, कुछ इम्प्योरिटीज थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बाद भी रह जाती हैं, तो दैट इज़ वाई उनको रिमूव करना ज़रूरी है। जैसे हम भी पढ़ाई करते हैं तो कुछ टॉपिक्स कई बार हम छोड़ते जाते हैं ना, कि एग्ज़ाम टाइम पे देख लेंगे, एग्ज़ाम टाइम पे देख लेंगे, तो वो नेचुरल है, अब हमारी हैबिट में आ जाता है यही चीज़, तो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, छूट गया। तो वैसे ही ये फाइनल मेथड जो है रिवीजन वाली होती है ना, वैसे ही सीविंग है कि जो भी इम्प्योरिटीज विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद भी रह जाती हैं वो सीविंग से रिमूव हो जाती हैं। तो जो आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली में छोड़ देते हो सिलेबस, वो फाइनल में तो पढ़ना ही पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सीविंग फाइनली इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। सो इसी टाइप की आपने जो सीव्स हैं, ये 5.7 फिगर में दी भी हुई है, इस टाइप की देखी होंगी कंस्ट्रक्शन साइट पे। वो क्या करते हैं, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। सो वो सैंड में से पेबल्स एंड स्टोन्स को सेपरेट करते हैं। नाउ एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 4 में क्या है, अभी तक हमने कौन सी 4 मेथड्स पढ़ ली सेपरेशन के लिए, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड सीविंग। सो ये चारों प्रॉपर्टी समझ आए, चारों मेथड्स। हैंड पिकिंग में हमने क्या किया, सॉलिड इम्प्योरिटीज जिसमें कि साइज डिफरेंस था उसे रिमूव किया। देन थ्रेशिंग में जो ग्रेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में होते हैं, दैट इज वाई उसके लिए स्टॉक, ड्राइड स्टॉक से ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए क्या किया, थ्रेशिंग प्रोसेस। एंड विनोइंग में क्या किया, जो वेट डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर पार्टिकल्स को सेपरेट किया। लास्ट आया क्या, सीविंग। तो सीविंग में भी क्या है, एक टाइप से ये साइज पर ही डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर सीव का ही यूज किया जाता है। डिवाइस जो यूज होती है वो क्या हो गई, सीव, जो कि फाइनली जो भी बची हुई इम्प्योरिटीज हैं उसे रिमूव कर देती है। अब हम और मेथड्स पढ़ते हैं आगे। पहले यहाँ एक्टिविटी 4 में देखते हैं क्या है ये, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। सो घर के किचन में आप देखना है, सीव भी आपको मिल जाएगी एंड थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लेना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। तो क्या करना है, उस फ्लोर को सीव करना है जिससे कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी अगर है तो वो रिमूव हो जाए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। इसके बाद क्या करो, चॉक के जो पीसेस का है उससे एक फाइन पाउडर बनाओ एंड वो जो फाइन पाउडर है उसे फ्लोर में मिक्स कर दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। सो अब क्या किया, आपने चॉक का भी पाउडर बना दिया एंड उसको फ्लोर में मिक्स कर दिया, तो वो उसको आप सेपरेट कर सकते हो क्या सीव से। सो आप सिंपली नो बोल दोगे ना, क्योंकि चॉक भी पाउडर है एंड फ्लोर भी पाउडर है, पार्टिकल साइज भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप उसको रिमूव करो, आपने एकदम फ्लोर जैसे ही पाउडर बना दिया। तो इसीलिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, सीविंग इज यूज फॉर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइजेस। तो जिन कंपोनेंट्स के साइज डिफरेंस होता है ना, वहाँ पर ये सीविंग की प्रोसेस यूज की जाती है। अगर साइज सेम है तो उस कंडीशन में तो सीविंग हेल्पफुल नहीं है। फाइन। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो ये 3 मेथड्स के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. So अब कई बार क्या है, जैसे यहाँ पर ये मिक्सचर है कि हमें चॉक पाउडर जो है उसे फ्लोर में से रिमूव करना है। अब ये विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग से पॉसिबल तो है नहीं। और एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अब डस्ट पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, वो तो खुद से भी नहीं जा सकते, ये जो भी हमने मेथड पढ़ी, तो इनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाए। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। सो कुक करने से पहले इसे कैसे रिमूव किया जाए। तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। सो ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको वॉश करते हैं, जो भी ग्रेन्स हैं उनको वॉश कर देते हैं। When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. तो क्या होता है, जब इसमें हम वाटर डालते हैं तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, ग्रेन सीड से सेपरेट हो जाते हैं। These impurities go into water एंड ये जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ चली जाती है, वाटर में मिक्स हो जाती है। Now what will sink to the bottom of the vessel?
राइस और डस्ट। सो अब बॉटम में क्या सेटल होगा? तो बहुत सिंपल सा है ना कि राइस क्या है, हैवियर पार्टिकल्स है, तो वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे एंड डस्ट जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा हो गया ना ये तो। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर नहीं भी पता था ना किसी को कि डस्ट ऊपर होती है एंड राइस सेटल हो जाते हैं, तो ये देखना वाटर में मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं वाटर को। क्यों रिमूव करते हैं? बिकॉज उसमें डस्ट है, सो वो तो टॉप पे ही रहता है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्या होता है, डस्ट जो है वो टॉप लेयर बना लेती है एंड जो राइस है वो सेटल हो जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. So यहाँ पर क्या हुआ, जो राइस बॉटम पे सेटल हो रहा है ना, या फिर कोई और कंपोनेंट किसी मिक्सचर में है, तो वो एक कंपोनेंट जो हैवी है वो बॉटम पे क्या होगा, सेटल हो जाएगा जब उसमें वाटर ऐड करेंगे। सो ये सेटल डाउन होने की जो प्रोसेस है वो क्या है, सेडिमेंटेशन। एज फॉर सेटल एंड एज फॉर सेडिमेंटेशन। इसको याद रखना कि जो सेटल डाउन होने की प्रोसेस है वो क्या है, सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. तो जब वाटर को रिमूव कर रहे हैं ना जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, उस प्रोसेस को डिकैंटेशन बोल देते हैं, जो कि दिया हुआ है कहाँ पर, फिगर 5.8 में, कि कैसे ये ग्लास को टिल्ट करके रिमूव किया जा रहा है वाटर को। तो ये क्या हो गया, डिकैंटेशन। लेट अस फाइंड a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. तो अब sedimentation and decantation का use generally कहाँ पर है वो देखते हैं हम। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. तो ये कहाँ पर यूज होता है, ये प्रिंसिपल जो है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन का, जहाँ पर किसी मिक्सचर के जो दोनों कंपोनेंट्स या फिर दोनों पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो वाटर एंड ऑयल दोनों ही क्या है, लिक्विड है। अब दोनों को हम बाकी की जो हमने पहले 4 मेथड्स पढ़ी उससे तो नहीं पढ़ सकते, उससे तो नहीं सेपरेट कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन है, इस प्रोसेस से हम यहाँ पर वाटर में से ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स। तो अगर ऐसा कोई मिक्सचर है ना जिसमें वाटर एंड ऑयल ऐड हो गया है, तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ी देर रख दो एक कॉर्नर पे जहाँ पर उसमें वाटर एंड ऑयल सेपरेट हो जाएगा। The component that forms the top layer can then be separated by decantation. And जो भी component top layer का formation करेगा वो क्या कर देते हैं, उसको separate कर देते हैं process of decantation से। अब यहाँ पर डिकेंटेशन का यूज तो समझ आ गया कि जो लिक्विड मिक्सचर है जनरली एंड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, solid and liquid का मिक्सचर। After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? So टी बनाने के बाद आप क्या करते हो, कभी बनाई है आपने टी, तो उसमें जब वो प्रॉपरली बन जाती है देन क्या करते हैं, टी लीव्स को कैसे रिमूव करते हैं। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। तो वो छन्नी जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं, स्टेनर। तो स्टेनर की हेल्प से टी लीव्स को रिमूव किया जाता है। ट्राई डिकैंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल। सो इन केस अगर आपको स्टेनर नहीं मिल रहा है ही नहीं आपके घर पे अवेलेबल, तो एक और मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, डिकैंटेशन का। उसमें क्या होता है, जो लीव्स है ना वो बॉटम पे सेटल हो जाती हैं एंड जो टी है ऊपर अलग सेपरेट हो जाती है। बट इसका क्या ड्रॉबैक है, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। बट क्या होगा ना, डिकैंटेशन की मेथड जो है उसमें भी कुछ टी के जो लीव्स हैं वो मिलेंगे। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। एंड अब जो हमारी कॉमन मेथड है स्टेनर की हेल्प से अगर आप टी में
टी को उसमें पोर करोगे ना तो क्या होगा, टी लीव स्टेनर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी एंड टी जो है वो कलेक्ट कर सकते हो आप किसी भी कंटेनर में। Did all the tea leaves remain in the stainer? So सारी जो टी लीव्स हैं वो क्या स्टेनर में रह जाती हैं? तो ये टी लीव्स के अगर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हैं वो ही रेयरली उसमें से पास होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे पार्टिकल्स क्या हैं, टी लीव्स के स्टेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एंड ये जो प्रोसेस है ना वो क्या हो गई, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस किस के बारे में, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration? आप लोगों का आंसर बहुत क्लियर होगा, कौन सी मेथड है, फिल्ट्रेशन, बिकॉज डिकेंटेशन में भी कुछ इम्प्योरिटीज तो रह जाती हैं, दैट इज वाई फिल्टर कर लेते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। Let us now consider the example of water that we use. So अब यहाँ पर हम जो water use करते हैं ना उसका example है, Do all of us at all times get safe water to drink? So हमें क्या हमेशा drinking water जो मिल रहा है वो safe है, पीने के लिए हमारे safe state में है या फिर नहीं है? Sometimes वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। तो कई बार क्या होता है, जनरली रेनी सीजन में ये कॉमन है कि जो टैप से पानी आता है ना वो थोड़ा सा मडी होता है, उसमें मड या फिर सॉइल बोल सकते हैं वो मिली होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी। एंड अगर आप रिवर या पॉन्ड से वाटर को कलेक्ट करोगे तो वो भी क्या रहेगा, मडी रहेगा। दैट मीन्स कि उसमें मड जो होती है, वेट सॉइल, वो मिक्स्ड रहेगी, स्पेशली आफ्टर रेन्स। एंड ये सिचुएशन कब कॉमन है, रेन्स के टाइम पे जब बारिश होती है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। सो इस मेथड को क्या हम सॉइल को वाटर से रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये फिल्ट्रेशन की मेथड को। अब सॉइल को वाटर में डालोगे तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल तो इजीली डिसॉल्व तो हो जाता है, बट स्टिल उससे क्या होता है, वाटर का कलर चेंज होता है, तो मतलब कि उसमें प्रेजेंट है। तो उसको अगर हमें रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, सो वो देखो यहाँ पर एक्टिविटी 5 में, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। इसके लिए क्या चाहिए एक्टिविटी के लिए, पॉन्ड या फिर रिवर वाटर। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या करो, एक ग्लास लो, उसमें थोड़ी सी वाटर एंड सॉइल को मिक्स करो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। एंड इसको क्या करना है, हाफ एन आवर तक के लिए रखना है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। देन वाटर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन आएंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे ना, उन्हें एक नोटबुक में लिखो। Does some soil settles at the bottom of water? So कुछ जो सॉइल है वो क्या बॉटम पे सेटल हो गई, अगर हो गई है तो why, what will you call this process? In case अगर सॉइल जो है वो सेपरेट हो गई है, बॉटम पे सेटल हो गई है, तो क्यों हो गई एंड उसे क्या बोलेंगे प्रोसेस को। So now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. तो क्या करना है, जब थोड़ी देर रखने के बाद वाटर एंड सॉइल सेपरेट हो जाएंगे, सो उन्हें फिर जो वाटर है ना उसको डिकैंट कर देना है, दैट मीन्स कि वाटर को रिमूव कर देना है। What will you call this process? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिमूविंग ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिकैंटेशन। हमने भी पढ़ा ना कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटल डाउन होते हैं एंड फिर जो वाटर में इम्प्योरिटीज हैं उसे रिमूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिकैंटेशन। इन इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। तो आपको जो सेकेंड ग्लास में वाटर मिलता है वो भी क्या उसमें मड है या फिर ब्राउन कलर का है। नाउ फिल्टर इट। तो क्या करना है उसके लिए, उसको फिल्टर करके देखना है। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? सो जो टी स्ट्रेनर था उसका काम, उससे काम हुआ क्या, आपने क्या किया यहाँ पर टी स्ट्रेनर को यूज किया, तो वो टी स्ट्रेनर ने वर्क किया क्या। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। सो स्ट्रेनर या फिर पीस ऑफ क्लॉथ क्या है, सीव की तरह वर्क तो करेगा।
बट उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ सॉइल के पार्टिकल्स फिर भी उस सी को क्रॉस कर जाएंगे एंड वाटर में मिक्स रहेंगे. इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल holes or pores remain in between the woven thread. These pores in a cloth can be used as filter. तो जो क्लॉथ में pores हैं वो क्या है, फिल्टर की तरह वर्क करते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जैसे स्टेनर का यूज किया था ना वैसे ही क्लॉथ पीस का यूज किया, क्योंकि क्लॉथ पीस में जब वो जो उसमें नेट टाइप होता है उसमें होल्स जो होते हैं वो एज अ पोर्स जो है वो एज अ स्टेनर वर्क करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि स्टेनर के साथ हमने क्या किया, फिल्टर किया, तो कुछ सॉइल पार्टिकल्स थे वाटर में. अब क्लॉथ पीस से क्या होता है, if the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. तो अगर स्टेनर की हेल्प से एंड डिकैंट करने के बाद भी इम्प्योरिटीज हैं एंड क्लॉथ से भी फिल्टर करने के बाद इम्प्योरिटी हैं, तो फिर क्या यूज होता है, एक फिल्टर पेपर जिसमें कि पोर्स का साइज जो है वो काफी स्मॉल होता है. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. So filter paper क्या है, एक ऐसा पेपर है जिसमें कि पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं. Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. So 5.9 में दिया हुआ है कि कैसे ये सर्कुलर फिल्टर पेपर को पहले एक फोल्ड किया, देन सेकेंड फोल्ड करने के बाद ओपन कर देते हैं तो ये यहाँ पर कोन शेप का बन जाता है. यहाँ पर फिल्टर पेपर का से जो कोन का फॉर्मेशन दिया है वो भी स्टेप्स आपको पता होना चाहिए. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. So क्या करते हैं, उस कोन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको फिल्टर पे ऊपर रख देते हैं, फनल पे. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remains on the filter. So ये जब मिक्स किया ना, इसको फिल्टर किया, तो उस टाइम पे क्या रहा, इस फनल में इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी एंड वाटर यहाँ से पास डाउन हो जाएगा. Fruit and vegetable juices are usually filtered and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our homes. तो ये जो प्रोसेस है ना फिल्टर करने के लिए, ये और कहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जूस जो होते हैं उसमें सीड्स होते हैं कई बार, या फिर पल्प होता है, उसे रिमूव करने के लिए. जब मिल्क से कॉटेज चीज़ या पनीर का फॉर्मेशन होता है उसमें भी क्या होता है, जो वे बचता है उसको यहाँ पर क्लॉथ या फिर स्टेनर की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it बॉइल्स. सो क्या किया जाता है, पनीर का फॉर्मेशन जब होता है तो मिल्क में जब बॉईल हो रहा होता है ना तो उसमें लेमन जूस ऐड करते हैं. देन जब उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं तो स्टेनर की हेल्प से, जनरली यहाँ पर क्लॉथ का यूज़ होता है, तो उस क्लॉथ की हेल्प से वे जो बचता है ना, एक लिक्विड बचता है, सेपरेट होने के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है. This gives a mixture of particles of solid पनीर and a liquid. So यहाँ पर ना अगर पनीर बनाना उसकी रेसिपी दी हुई है, सिंपली क्या करो, मिल्क को बॉईल कर दो, उसमें लेमन जूस ऐड कर दो एंड क्या करना है, मिक्स करके लेमन जूस को प्रॉपरली, तो पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे सॉलिड पनीर के और लिक्विड के. अब उसके बाद की स्टेप भी दी हुई है कि पनीर को कैसे कलेक्ट करना है आपको. तो पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर. तो स्ट्रेनर की हेल्प से पनीर के जो पार्टिकल्स हैं ना उसको सेपरेट कर लेना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इवेपोरेशन. सो एक्टिविटी 6 देखते हैं हम. अब इवेपोरेशन क्या है, एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल. सो क्या करना है, 2 स्पून सॉल्ट के वाटर में ऐड करना है एक बीकर में और प्रॉपरली मिक्स करना है, उसको स्टिर करना है. Do you see any change in the color of water? So कोई कलर चेंज दिखा क्या जब आपने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो. Can you see any salt in the beaker after stirring? So बीकर में क्या और सॉल्ट है प्रेजेंट स्टिर करने के बाद भी.
हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, एंड उसके बाद क्या करो, जिस बीकर में सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, उसे हीट करना है। लेट द वाटर बॉईल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। सो वाटर बॉईल होने के बाद बीकर में क्या बचेगा, वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में एवेपोरेट हो गया। तो प्रोसेस जो है जहाँ पर वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वेपर्स में, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं एवेपोरेशन। सो एवेपोरेशन जब हो गया तो बीकर में क्या बच रहा है। In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. So water and salt को पहले तो मिक्स किया, अब उसके बाद सेपरेट भी कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जनरली हम घर पे तो नहीं यूज़ करते हैं, वो तो बाय मिस्टेक ऐड होता है। बट ऑन अ लार्ज स्केल जो सी वाटर में से सॉल्ट का रिमूवल होता है ना, सॉल्ट को हम सेपरेट करते हैं, वहाँ पर एवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है, जो कि हम ये वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। जो वाटर को बॉईल किया, वाटर वेपर्स बन के उड़ गया एंड बचा गया उसमें सॉल्ट। तो यहाँ पर एवेपोरेशन की डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो जो वाटर का वेपर्स में कन्वर्जन हो रहा है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एवेपोरेशन। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. तो जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है एंड सनलाइट है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है, हमेशा होती रहती है। इसके लिए ऐसा नहीं होता जैसे मशीन ऑन करना है, स्विच ऑन करना है, उसके बाद वेपर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा या एवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, थोड़ा हाई टेम्परेचर, दैट इज सनलाइट एंड वाटर। Where do you think salt comes from? So, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि सॉल्ट कहाँ से आता है। आपके लिए तो क्या है, आप बोलोगे शॉप से लेकर आते हो, या फिर कुछ और क्या बोल देंगे, किचन से लेकर आते हो। बट शॉप्स में, फैक्ट्रीज से आ रहा है, बट फैक्ट्रीज में कहाँ से आ रहा है सॉल्ट। सो बेसिकली सॉल्ट कहाँ से आता है, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट। तो सी वाटर में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। तो सबसे कॉमन जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसका नेम ही क्या है, कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट्स, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapors। तो क्या होता है ना कि थोड़े छोटे छोटे पिट्स बना दिए जाते हैं एंड उसमें सी वाटर फिल कर देते हैं। सो वाटर जब एवेपोरेट हो जाता है तो उन पिट्स में क्या बचता है, सॉल्ट। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है कौन सी प्रोसेस से, एवेपोरेशन से। In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts। तो कुछ दिन में क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी उस वाटर पे तो वाटर हीट होगा एंड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो वेपर्स जब पूरे उड़ जाएंगे तो क्या बचेगा, सॉल्ट। Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification। and उस salt के mixture से जो common salt है उसको फिर से सेपरेट कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स हैं ना, दैट इज वाई उसमें से कॉमन सॉल्ट को भी सेपरेट कर लेते हैं। ये जो पिट्स का फॉर्मेशन है सी वाटर के आसपास, वो यहाँ पर 5.12 फिगर में दिया हुआ है कि इस टाइप से ये पिट्स बनाते हैं जिसमें सी वाटर को फिल किया जाता है एंड जब वाटर एवेपोरेट होगा तो ये सॉल्ट के ऐसे हीप्स बन जाते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। सो अब कई सारी जगह आपने देखा ना कि हमने इतनी सारी मेथड्स क्यों पढ़ी सेपरेशन की, क्योंकि कई बार क्या होता है एक अकेली मेथड से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए दो मेथड्स भी रिक्वायर्ड है। तो वो देखते हैं क्या है। वी हैव स्टडीड some methods for separation of substance from their mixture। तो हमने कुछ मेथड्स क्या पढ़ी कि मिक्सचर में से उसके सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। तो क्या होता है ना, एक अकेली मेथड काफ़ी नहीं होती है। जैसे अगर आप सिर्फ पिज़्ज़ा की एक ही स्लाइस कोई आपको दे तो सफिशिएंट नहीं होता है ना, एक और स्लाइस चाहिए होती है, या फिर बोल दिया जाए कि नहीं एक ही चॉकलेट ले लो, तो वो भी काफ़ी नहीं होती है। और भी चॉकलेट ऐसा होता है ना कि मिल जाए। तो वैसे ही कई बार क्या होता है ना कि एक ही मेथड जो है सेपरेशन की वो सफिशिएंट नहीं है, तो और मेथड्स भी यूज़ की जाती हैं।
In such a situation, we need to use more than one of these methods. तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमको एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करना पड़ता है. अब नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 7. एक्टिविटी 7 में देखते हैं हम. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज. तो हमारा आ गया फिर से, हमने पहले देखा था ना, सॉल्ट एंड सैंड अगर मिक्स हो जाते हैं तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं. तो अब आंसर मिलेगा हमें कहाँ, इस एक्टिविटी में. We already saw that hand picking would not be practical method for separating these. तो hand picking से तो ये possible नहीं होगा because particle size बहुत small है. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बीकर में मिक्सचर को रखते हैं सॉल्ट एंड सैंड के, एंड उस बीकर में क्या कर दिया जाता है, वाटर ऐड. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, एंड उस बीकर में मिक्सचर को रख के थोड़ी देर साइड में रख दो. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. सो आप क्या देखोगे ना, जो सैंड रहेगी उसमें वो बॉटम पे सेटल होने लगेगी. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन. तो सैंड को कैसे हम रिमूव कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, डिकैंटेशन से. दैट मीन्स कि जो ऊपर वाटर कलेक्ट हुआ है उसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लो, या फिर फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर, स्टेनर या क्लॉथ पीस से पूरा वाटर डालो एंड जो सैंड के पीसेस रहेंगे, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे. व्हाट डज द डिकैंटेड लिक्विड कंटेन. तो उस डिकैंटेड लिक्विड में क्या बचेगा, सैंड तो रिमूव कर दी और सॉल्ट तो दिख ही नहीं रहा. सॉल्ट क्या हुआ, उसमें डिसॉल्व हो गया. हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था ना, जहाँ पर क्या देखा था हमने, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. दैट मीन्स कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में मिक्स होके डिसअपियर हो जाते हैं. तो सॉल्ट भी क्या है, उसी सब्सटेंस में से है, वो वाटर के साथ मिक्स होके डिसअपियर हो गया. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट which was there in the mixture at the beginning. So आपको क्या लग रहा है कि सॉल्ट गायब हो गया, सैंड के साथ चला गया, या फिर क्या, कहाँ गया, क्या इस वाटर में प्रेजेंट है. सो वाटर जो बिगनिंग में लिया था हमने, वो क्या बचा, सॉल्टेड वाटर बन गया. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकैंटेड लिक्विड. तो अब क्या करना पड़ेगा, सैंड को तो रिमूव कर दिया, अब वाटर में जो सॉल्ट है उसे रिमूव करना है. ट्रांसफर दिस लिक्विड इन अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड. तो उसके लिए क्या करो, एक केटल जो दी है ना ये, इसमें उस डिकैंटेड लिक्विड को फिल करो एंड ये लिड को क्लोज कर दो. हीट द केटल फॉर सम टाइम, एंड उस केटल को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हीट करना है. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. तो ये जो केटल का स्पाउट है ना, वहां से वेपर्स या फिर स्टीम जो है वो बाहर आने लगेगी. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. सो क्या करना, एक मेटल प्लेट जिसके ऊपर आइस रखा हुआ हो, वो प्लेट लेना. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13. सो प्लेट को कैसे पकड़ना है, स्पाउट के जस्ट ऊपर, एंड उसके ऊपर क्या रखा होगा, आइस पीसेस. सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ. तो केटल में जितना भी वाटर है ना, सारा बॉयल होने के बाद when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. तो क्या होगा, ये यहाँ पर जब स्टीम आइस के कांटेक्ट में आई, कूल हो गई, तो वो अगेन वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. हीट करने पे क्या हुआ, वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इवेपोरेशन. हमने ई नोट कर लिया. एंड ये जो वेपर्स हैं अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं कूल करने पे. तो क्या हो गया, कंडेंसेशन. सी फॉर कूलिंग एंड सी फॉर कंडेंसेशन. याद रहेगा ना कि वेपर्स को जब कूल डाउन करो तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन. सो हम क्या करेंगे, उसमें लिक्विड फॉर्म में हमें वाटर मिल जाएगा. द water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. तो आ गया ना यहाँ पर, क्यों हुआ वाटर ड्रॉप, कंडेंसेशन हुआ. तो कंडेंसेशन से जो वेपर्स थे, स्टीम थी, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया.
The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो ये जो process है ना water vapor से liquid का conversion, इस process को बोलते हैं क्या? Condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? So आपने कभी कोई प्लेट जिससे कि मिल्क का कंटेनर कवर किया हो या फिर कोई और दूसरा सब्सटेंस हीट होने के बाद उसको हम कवर कर देते हैं, तो उस प्लेट पर आप क्या देखोगे? इनसाइड कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेंगे आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स. After all, the water has evaporated. What is left behind in the kettle? So, अब हम वापस से ये जो हम देख रहे थे ना, जहाँ पर हमने केटल में सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर रखा था, तो वाटर तो इवेपोरेट हो गया, बॉयल हुआ, वेपर्स में बना एंड अगेन हमने उसको कूल कर लिया तो लिक्विड मिल गया हमें. तो केटल में क्या बचेगा? केटल में क्या बचेगा? सॉल्ट. तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने वी हैव thus separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो हमको देखो सॉल्ट एंड सैंड को सेपरेट करने के लिए फोर मेथड्स की रिक्वायरमेंट हुई है ना, क्योंकि हमने क्या किया? सैंड को कैसे रिमूव किया? डिकैंटेशन से, देन फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, उसके बाद इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन से सॉल्ट एंड वाटर को रिमूव किया, सेपरेट किया. तो ये यहाँ पर 4 मेथड्स की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि सिंगल मेथड इफेक्टिव थी ही नहीं, सिंगल मेथड से सेपरेशन हो ही नहीं रहा था. दैट इज वाई हमने ज़्यादा मेथड यूज कर ली. ठीक है. पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम बाय रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड. तो पहली को क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जब सॉल्ट सैंड के साथ मिक्स था ना, तो उसको सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी. क्यों हो रही थी? शी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड. उसने क्या किया? एक पूरा पैकेट ऑफ सॉल्ट का जो था उसको थोड़े से सैंड में मिक्स कर दिया. शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7. और उसके बाद वो ये एक्टिविटी ट्राई कर रही थी टू रिकवर द सॉल्ट. ये जो 7 एक्टिविटी हमने पढ़ी ना, जहाँ पर वाटर में मिक्स करके देन डिकैंट करके एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, तो वो सेम एक्टिविटी वो ट्राई कर रही थी, बट उसने सॉल्ट की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा ले ली थी. शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन. तो उसको क्या समझ आया, रियलाइज हुआ कि उसने मिस्टेक तो की है, बट मिस्टेक करने के बाद वो सॉल्ट निकाल भी लेगी, मतलब सेपरेट कर लेगी सॉल्ट और सैंड को, बट बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है वो से सेपरेट होगा. वॉट कुड हैव गॉन रॉन्ग. तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? अभी तो हमने एक्टिविटी 7 में देखा कि यही मेथड्स हैं, बट उस मेथड से क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही डिजॉल्व हो सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया एंड व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग का आंसर भी मिल गया, क्योंकि वाटर में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है. इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. तो क्या हमने चैप्टर 4 में ये पढ़ा है कि जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं वो कुछ तो ऐसे वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं एंड कुछ नहीं होते, एंड डिसॉल्व होकर क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन. We say that these substances are soluble in water. So जो मिक्स होकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो क्या हो गए? सॉल्यूशन. यानी वो सब्सटेंस क्या हो गए? सॉल्यूबल है. What will happen if we go on adding more and more of these substance to a fixed quantity of water? तो आपको बोला जाए कि नहीं बहुत सारा पढ़ लो, तो क्या होता है? नहीं पढ़ पाते ना, नहीं होता, दिमाग में नहीं जाता है. वैसे ही यहाँ पर हुआ कि अब सॉल्ट ऐड कर तो रहे, बहुत सारा ऐड कर तो लिया उसने, बट वो मिक्स ही नहीं हो रहा है वाटर में. अब क्या होगा? तो वो देखते हैं हम अब क्या होगा एक्टिविटी 8 में. यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पेन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. तो अब क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, छोटा सा पेन चाहिए, या एंड स्पून, सॉल्ट और वाटर चाहिए. पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. देन उसके बाद क्या करना है? वाटर को बीकर में पोर करना है, उसमें डालना है. एड 1
teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolve completely। तो सिर्फ क्या करना है, जो मिक्सचर था ना, यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं हम सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर नहीं ले रहे। तो यहाँ पर क्या किया, 1 टीस्पून सॉल्ट उस मिक्सचर में उस वाटर में डालेंगे एंड उसको डिसॉल्व करेंगे। अगेन एड अ टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टिर। तो क्या करना है, 1 टीस्पून करके सॉल्ट को वाटर में ऐड करते जाना है एंड उसको मिक्स करना है, जिससे कि क्या होगा, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए। तो ये एक्टिविटी आप घर पे ट्राई करना। क्या होगा ना कि आप जब वाटर में सॉल्ट को ऐड करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्ट उसमें और डिसॉल्व नहीं हो सकता। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एंड क्या रहेगा, सॉल्ट बॉटम पे सेटल होता जाएगा। इफ यस, दिस मीन्स दैट no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। इसका मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया था ना, उसमें और वाटर ऐड नहीं किया जा सकता और सॉल्ट ऐड नहीं किया जा सकता है। The solution is now said to be saturated and उस solution को क्या बोल देंगे, saturated। That means कि एक कोई भी लिक्विड में हम सॉल्यूट जब डाल रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट जब आ गया ना कि उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, सो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक्टिविटी आप इजीली घर पे ट्राई कर सकते हो। एक बीकर में या फिर एक ग्लास में, अगर आप ग्लास लेते हो ना या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जब सेटल होगा ना सॉल्ट तो आप इजीली देख सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको सॉल्ट ऐड करते जाना है एंड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जिससे कि आपका सॉल्ट जो है वो कम वेस्ट होगा। बिकॉज सॉल्टेड वाटर किसी काम का तो बचेगा नहीं ना, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेना आप, उसमें आप क्या करना, सॉल्ट ऐड करते जाना। सो एक पॉइंट जब आ जाए ना कि इसमें और सॉल्ट तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, देन दैट सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। So यहाँ पर वो हिंट मिल गई है कि क्या हुआ जब पहेली ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट ऐड कर लिया सैंड में, तो क्या होगा कि वाटर तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व कर सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं कर सकता। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution। पर क्या था ना कि उसने जो मिक्सचर लिया था उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए ना, उससे भी ज़्यादा थी। The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered। तो जो अब डिसॉल्व हो गया सॉल्ट, उसे तो हम फिर हीट करके एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन से बचा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट जो सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं हुआ, सेटल डाउन हो गया, उसे कैसे हम रिकवर करेंगे। शी कुड हैव सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो वो यहाँ पर क्या कर सकती है, अब वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दे, जिससे कि ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर उसके पास वाटर नहीं है तो सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। अब उसके पास नहीं है इतना वाटर, तो क्या करेगी वो। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो कोई और मेथड भी है क्या, जब वाटर की भी कमी है, वाटर भी नहीं है सफिशिएंट, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, कैसे सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाए। सो लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। सो हम पहेली को हेल्प करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्टिविटी 9 की हेल्प से। यहाँ पर ना एक्टिविटी 9 पढ़ने से पहले एक हिंट आपको देती हूँ। जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं एंड आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपका भी क्या हो गया, सैचुरेटेड माइंड हो गया कि अब तो जितना भी पढ़ रहे हो वो दिमाग में जा ही नहीं रहा, आपने ब्रेन वर्क करना ही बंद कर दिया है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो पेरेंट्स की डांट होती है, तो वो जब पढ़ती है तो क्या करता होना है, पढ़ना पड़ता है ना, उस कंडीशन में जाने लगता है, या फिर एग्जाम्स का डर आ जाता है,
तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में जाने लगता है। दैट मीन्स कि कुछ कंडीशंस तो होती हैं जब एक्स्ट्रा और पढ़ा जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि कुछ मेथड्स हो सकती हैं जिसके थ्रू एक्स्ट्रा सॉल्ट का डिसॉल्व किया जा सकता है, वो हम देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt। so क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें सॉल्ट को ऐड करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो इसे क्या मिलेगा, वाटर एंड सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्ट डालना है, जब तक कि सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। नाउ add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it। अब उस saturated solution में क्या करो, और salt add करना है and उसे heat करना है। What do you find? तो क्या देखने को मिलेगा हमें, What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? तो जो बॉटम पे अनडिजॉल्व सॉल्ट था उसका क्या हुआ, डज इट डिसॉल्व नाउ? तो वो क्या डिसॉल्व हो गया? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? So अगर ये थोड़ा सा salt dissolve हो गया हीट करने पे, तो क्या और salt भी dissolve हो सकता है हीट करने पे? तो आंसर रहेगा क्या, yes। Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? So उस solution को जब cool किया तो फिर से क्या salt जो है वो bottom पे settle होने लगा। ये एक्टिविटी परफॉर्म आप करोगे तो आपके ऑब्जर्वेशंस जो हैं उससे यहाँ के आंसर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको। The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating। So इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि larger amount of salt जो है वो भी ऐड किया जा सकता है अगर हम जो सॉल्यूशन है उसको हीट करें तो। Does water dissolve equal amount of different soluble substance? Let us find out। So अब ऐसा है क्या कि 1 glass of water है तो दो हमने ली 2 glasses ली एंड उसमें हाफ ऑफ वाटर क्या किया, फिल किया। अब दोनों ही ग्लास में आप एक में क्या ऐड कर रहे हो, शुगर, एंड एक में सॉल्ट ऐड कर रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर लगे? मतलब फॉर एग्जांपल बोला जाए आप 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो एंड 4 स्पून्स ऑफ शुगर से ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तो क्या है ना, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। वो क्यों होता है ना, पार्टिकल का साइज एंड पार्टिकल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है। जैसे अब आप लोगों का होता है मैथ्स पढ़ने से जल्दी सैचुरेशन आ जाता है, जल्दी से बोर हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल साइंस पढ़ने से जल्दी बोर हो जाते होंगे, कुछ साइंस पढ़ के बोर हो रहे होंगे, है ना। तो वो अलग अलग होता है ना सबका सैचुरेशन पॉइंट। तो वैसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस का सैचुरेशन भी डिफरेंट होता है। वो देखते हैं हम एक्टिविटी 10 में। टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तो क्या करना है, 2 glasses लेना है एंड उनमें वाटर पोर करना है। Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves। Then उसके बाद क्या करना है, टीस्पून सॉल्ट का लेना है एक ग्लास में एंड उसको प्रॉपरली डिसॉल्व करना है। Go on adding salt 1 teaspoon at a time and 1 teaspoon कर करके तब तक हमें सॉल्ट उसमें ऐड करना है till the solution saturate, जब तक वो सॉल्यूशन क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। Record the number of spoons or salt that dissolve in the water in table 5.2। So 5.2 टेबल में यहाँ के जो कॉलम है इसमें लिखना है आपको कि कितने स्पून सॉल्ट ऐड करना पड़ा आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। Now repeat the same activity with sugar। आप शुगर के साथ भी सेम एक्टिविटी रिपीट करना है। Repeat this with some other substance that are soluble in water। या फिर कुछ और soluble substance के साथ भी आप ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो। What do you notice from table 5.2? So आप क्या नोटिस करोगे ना, Do you find that water dissolve different substance in different amount? So आप अगर करोगे एक्सपेरिमेंट तो आपको क्या आंसर मिलेगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज रहेंगी ना वो अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट जो है वो 3 स्पून लगे एंड शुगर जो है वो 2 स्पून ही लगे। तो ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, बिकॉज पार्टिकल्स और
सब्सटेंसेस का नेचर जो है वो डिफरेंट है। We have discussed a few methods of separating substances. तो हमने कुछ methods पढ़ी substances को separate करने की। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratories. And कुछ जो methods हैं ना वो science laboratories में भी use की जाती हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. और हमने एक और क्या चीज पढ़ी कि जब किसी substance को हम liquid में मिलाते हैं ना तो वो क्या बन जाता है, solution बन जाता है। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. And solution को saturated कब बोल देते हैं, जब हम उसमें और amount of substance नहीं add कर सकते। एंड इन केस कर सकते हैं तो सैचुरेटेड को ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। फाइन। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया कि सब्सटेंसेस को हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिक्सचर से यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेट करना है, इम्प्योरिटी सेपरेट करना है, या फिर एक मिक्सचर में दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स हैं और दोनों को इंडिविजुअल यूज करना, इसलिए हमें सेपरेशन चाहिए। अब क्या क्या मेथड्स पढ़िए। हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा हैंड पिकिंग, देन थ्रेशिंग, उसके बाद विनोइंग, सीविंग, ये 4 हमने मेथड्स पढ़े। देन उसके बाद क्या क्या पढ़ा, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, एंड देन यहाँ पर हमने वाटर में सैचुरेशन का देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। उसके बाद क्या देखा हमने कि हीट करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी और सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। देन वाटर जो है उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनता है ना तो अलग अलग अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या इस चैप्टर में नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. So हमें जो रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की, मतलब मिक्सचर है उसमें से कंपोनेंट्स को हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं एंड उसका एग्जाम्पल बताना है। तो अब किसी भी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट्स हैं तो वो इम्प्योरिटीज हो सकती है एक कंपोनेंट, या फिर 2 यूजफुल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको क्या है, सेपरेट करना ज़रूरी होता है बिकॉज हमें यूज़ करना है दोनों को। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को। एंड कई बार क्या होता है ना, हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो यूजफुल सब्सटेंस को स्पॉइल कर सकता है, या फिर हार्मफुल सब्सटेंस अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल होगा, डिसीज हो सकती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ वाई क्या करना है, सेपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताने हैं आपको, तो एग्जाम्पल आप इंडिविजुअली भी बता सकते हो कि सेपरेशन के जो हमने टेबल 5.1 पढ़ा था ना, जो मैचिंग किया था, आप उसको पूरा आंसर यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या पर्पस था, क्या प्रोसेस थी एंड कैसे हमने उसे सेपरेट कर रहे हैं, क्या रिमूव कर देते हैं एंड क्या हम रख लेते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप अगर 5.1 टेबल को प्रॉपरली लिखोगे तो आपका आंसर क्या रख दें, आपका आंसर एकदम परफेक्ट होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। सो विनोइंग क्या होती है, कहाँ पर यूज्ड होती है, तो ये जो मिक्सचर है उसमें से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है बाय द यूज ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ विंड और एयर। सो विंड और एयर की हेल्प से यहाँ पर सेपरेशन होता है। एंड इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उसके वेट पर डिपेंड करती है ये सेपरेशन। दैट मीन्स कि हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो ग्रेन्स में से हस्क को रिमूव करना होता है, ये ग्रेन एंड हस्क का मिक्सचर है, उसमें से हस्क को रिमूव करना होता है ना, सेपरेट करना होता है, तो वहाँ पर विनोइंग का यूज़ किया जाता है। सो ये तो बहुत सिंपल आंसर है। देन नेक्स्ट इज, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? So कुक करने के पहले जो हस्क या फिर डर्ट पार्टिकल्स हैं उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं,
तो हस्क जो है उसे तो रिमूव कर सकते हैं क्या, हैंड पिकिंग से। एंड डर्ट पार्टिकल्स में इनकेस अगर स्टोन है तो फिर वो क्या है, हैंड पिकिंग से रिमूव होगा। बट अगर डस्ट पाउडर्ड फॉर्म में है, डर्ट जो है पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, पल्सेस को वॉश करना पड़ता है। तो हस्क तो रिमूव होगा हैंड पिकिंग से, एंड डर्ट पार्टिकल्स रिमूव कैसे होंगे, वॉशिंग करने से, वॉश करने से एंड वाटर को डिकैंट करने से। तो हैंड पिकिंग एंड डिकैंटेशन, यहाँ पर दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। तो सीविंग क्या है, कहाँ पर यूज होती है। तो सीविंग जो होती है उसमें फाइन पार्टिकल्स को एक होल्स की नेट या फिर नेट जिसमें कि होल्स होते हैं ना, उससे पास होने दिया जाता है, जिससे बिगर इम्प्योरिटीज जो हैं वो सीव में रह जाती हैं, एंड जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो सीव से पास होके कलेक्ट हो जाते हैं। एंड इसका यूज कहाँ पर होता है, जनरली हमारे घर पे भी होता है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज बनाना है, कोई भी आप फ्लोर का यूज कर रहे हो, तो उस फ्लोर को एक बार हम सीव करते हैं जिससे कि इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाए। या फिर जो फ्लोर मिल्स हैं वहाँ पर भी यूज होता है हस्क एंड स्टोन्स को रिमूव करने के लिए व्हीट और ग्रेन से। तो यहाँ पर सीविंग आ गया कि आप इसके अलावा भी अगर कोई यूज लिख सकते हो ना, आपको याद आ रहा है, तो वह यहाँ पर आप ऐड कर देना। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर्स। तो सैंड एंड वाटर के मिक्सचर में से हम कैसे सैंड एंड वाटर को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम दो मेथड्स अप्लाई हो सकती हैं। एक तो क्या होगा, फर्स्ट होगी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इसमें क्या रहेगा, वाटर एंड सैंड का जो मिक्सचर है उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रखेंगे, एंड देन क्या होगा, सैंड जो है वो हैवियर है एंड इनसॉल्युबल है वाटर में, तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी उस कंटेनर में। एंड देन वाटर को क्या कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। एंड जो वाटर को पोर कर रहे हैं केयरफुली, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकैंटेशन। इसीलिए फर्स्ट मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन हो गई। सेकेंड वन जो एक और मेथड यूज की जा सकती है, फिल्ट्रेशन। वो क्या होगा, जो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है ना, उसको फिल्टर पेपर या फिर स्टेनर से पास होने दिया जाए, तो वो जो फाइन पोर्स है ना, उनसे में क्या होगा, वाटर तो निकल जाएगा, बट सैंड पार्टिकल्स जो थोड़े से लार्जर साइज के हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, सैंड एंड वाटर के मिक्सचर में से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। सो आप शुगर जो व्हीट फ्लोर में मिक्स हो गई है उसको सेपरेट कर सकते हो क्या। तो शुगर क्या है, पार्टिकल्स होते हैं, एंड व्हीट फ्लोर क्या है, पाउडर है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जा सकता है, सीविंग की मेथड यूज की जा सकती है। उसमें क्या होगा, व्हीट फ्लोर जो पाउडर्ड पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर साइज पार्टिकल्स हैं, वो तो पास हो जाएंगे, बट शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो मडी वाटर के सैंपल से क्लियर वाटर हमें कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस आएगी, फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। जैसे कि हमने सैंड को रिमूव किया था, सैंड के मिक्सचर को सेपरेट किया था ना, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। उसमें क्या होगा, वाटर को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड रखा जाए तो मड क्या होगी, बॉटम पे सेटल हो जाएगी, एंड हम जो टॉप लेयर वाटर की है उसको डिकैंट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो क्या होगा, मड एंड वाटर सेपरेट हो गया। बट स्टिल अगर कुछ अमाउंट ऑफ मड प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर को क्या है, कोन शेप का बना के, जैसे हमने देखा ना आपके चैप्टर में आया था कि कैसे फिल्टर पेपर से कोन बनाते हैं एंड उसको फनल में प्लेस करते हैं। देन फनल में जो मडी वाटर है उसको पोर किया जाता है, तो क्या होगा, फिल्टर पेपर में मड के पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, एंड जो क्लियर वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा कहाँ, बीकर या फिर कंटेनर में। एंड क्लियर वाटर के लिए जनरली फिल्टर पेपर का ही यूज करेंगे। अदरवाइज डिकैंटेशन में क्या होगा ना, कुछ पार्टिकल्स ऑफ मड आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें
ब्लैंक्स बताने हैं. फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड. सो जो स्टॉक्स में से पैडी के सीड्स को सेपरेट कर रहे हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग. एंड थ्रेशिंग के लिए जो मशीन यूज होती है वो क्या होता है? थ्रेशर. सेकेंड इज व्हेन मिल्क cooled after boiling, it poured into a piece of cloth. The cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of. So यहाँ पर क्या हुआ, मिल्क को जब बॉईल करते हैं एंड वो कूल होता है तो क्या होती है, जो मलाई है या क्रीम है उसकी टॉप लेयर फॉर्म हो जाती है. देन अब उसको मिल्क को वहां से हटा के मलाई को अलग सेपरेट कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर. फाइन. नेक्स्ट वन इज सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ. बहुत ही सिंपल है ये. कौन सी प्रोसेस होती है? एवेपोरेशन, जिसमें वाटर हीट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं. Then last is impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वाटर में मड था उसको सेटल होने दिया एंड वाटर को पोर कर रहे हैं तो वो वाटर को पोर करने की प्रोसेस क्या हो गई? डिकैंटेशन. एंड ये सेपरेशन में यहाँ पर क्या कौन सी दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई हैं? सेपरेशन एंड डिकैंटेशन. ठीक है. सेपरेशन कैसे? सेपरेशन किससे हुआ? सेडिमेंटेशन से हुआ. सॉरी. तो यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या हुआ? मडी वाटर ओवरनाइट रखने पे बॉटम पे सेटल डाउन हुआ एंड जो वाटर पोर कर रहे हैं वो क्या हो गया? डिकैंटेशन. Then next question is true false. A mixture of milk and water can be separated by filtration. तो water and milk का जो मिक्सचर है उसको क्या फिल्ट्रेशन से कर सकते हो सेपरेट? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. फिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? एक कंपोनेंट जो है वो सॉलिड है हो एंड दूसरा कंपोनेंट लिक्विड हो. बट यहाँ पर तो दोनों कंपोनेंट लिक्विड है तो नहीं होगा सेपरेट. तो फॉल्स हो गया. B है a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. So powdered salt है and sugar है तो इसको विनोइंग की प्रोसेस से कर सकते हैं क्या? ये भी क्या रहेगा? फॉल्स. इसका रीजन क्या होगा? विनोइंग कहाँ पर यूज की जाती है? जब दो कंपोनेंट्स में जो है वेट डिफरेंस हो. एक पार्टिकल जो है, एक कंपोनेंट के पार्टिकल्स हैवियर हो एंड दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट वेट हो. बट यहाँ पर क्या रहेगा ना, दोनों ही हैवी होंगे. दैट इज वाई सेपरेशन नहीं होगा. देन थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन. सो अब यहाँ पर शुगर और टी का सेपरेशन फिल्ट्रेशन से किया जा सकता है क्या? तो ये भी क्या होगा? नो. क्योंकि दोनों ही क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स हैं. तो दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को कैसे करेंगे? इसके लिए तो पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा ना. इसलिए फर्स्ट हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? फॉल्स. की इन दोनों को आपस में फिल्ट्रेशन से नहीं हम सेपरेट कर सकते. इनकेस अगर होता ना शुगर सोल्यूशन फ्रॉम टी तो हो सकता था कि अगर टी को आपको शुगर सोल्यूशन में से रिमूव करना था ना तो हम डायरेक्टली फिल्ट्रेशन पे यस कर देते. बट यहाँ पर क्या रहेगा? फॉल्स. देन लास्ट इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन. सो ग्रेन एंड हस्क डिकैंटेशन की प्रोसेस से कैसे सेपरेट होंगे? ये तो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स और लिक्विड्स में से करा जाता है ना कि पहले सेटल डाउन हो गए देन हमने डिकैंट कर लिया. इसको तो सिंपली यहाँ पर विनोइंग की प्रोसेस यूज की जा सकती है. ठीक है. लास्ट है लैमिनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. सो लैमिनेट बनाया. अभी थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन है ना ये कि लैमिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है लेमन जूस और शुगर को वाटर में मिक्स करके. यू विश टू एड आइस टू कूल इट. अब आपका क्या मन है? उसको कूल करना है. ऐसे गरम गरम नहीं पीना है. वार्म जूस है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा. तो उसमें क्या करना है? आइस ऐड करने का मन किया. Should you add ice to the laminate before or after dissolving sugar? So आप आइस को कब ऐड करते हो?
बाद में करते हो शुगर डिसॉल्व करने के या पहले करते हो? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, एंड कौन से कंडीशन में ज़्यादा शुगर डिसॉल्व करना पॉसिबल होगा? तो जनरली तो आप बाद में ऐड करते हो ना, जिससे वो ज़्यादा कूल रहे। तो आंसर इसका होगा, कब करना चाहिए हमें आइस ऐड? शुगर डिसॉल्व करने के बाद, बिकॉज आइस ऐड करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा ना, एंड टेम्परेचर कम होने से क्या होता है ना, डिसॉल्विंग पावर भी कम हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले लेमनेड में लेमन जूस, शुगर एंड वाटर को प्रॉपरली मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए, एंड उसके बाद आइस ऐड करना चाहिए, जिससे वो कूल रहे। अब आपका रीज़न तो क्या रहता है आइस बाद में ऐड करने का, कि वो ज़्यादा कूल रहेगा, पहले ऐड कर लोगे तो आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। बट इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, बिकॉज आइस ऐड करने से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, एंड टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो उसकी डिसॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, आइस को बाद में ऐड करते हैं। सो यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। सो इस चैप्टर में हमने मेथड्स के बारे में देख लिया कि कैसे कैसे सेपरेशन होता है एंड क्यों होता है। अब आपको इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करने में प्रॉपरली प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड स्टडी वेल।